हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर हाँ सर डॉक्टर भरवे अभी आपको 10 मिनट में देखेंगे। उन्होंने डॉक्टर कपूर को भी बुलवाया है। सर मैं देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है। फ्रेडरिक्स सर का ख्याल रखना। और आशा देखो डॉक्टर सारुण क्या आने वाले थे, उनका क्या हुआ? यस सर। हाँ एसीपी साहब, क्या? कौन है? मेरा नाम सुमन है। यहाँ क्या चाहिए? आपकी मदद चाहिए। मदद। मेरे पति आपसे बात करना चाहते हैं। आपको मालूम था मैं यहाँ आया करता हूँ? जी। देखिए, अगर ये पुलिस का मामला है तो मैं शायद आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। मैं आजकल ऑफिस नहीं जाता हूँ। सिर्फ 2 मिनट की बात है। मेरे पति यहाँ पास में है, वार्ड नंबर 12 में। वार्ड नंबर 12 में? ये तो टर्मिनल वार्ड है। हाँ, उन्हें कैंसर है, आखिरी स्टेज में है। आई एम सॉरी। बताइए बताइए क्या बात है? हमारा हमारा बेटा हमारा बेटा अचानक गायब हो गया है। गायब हो गया है? मुझे कैंसर हो गया है एसीपी साहब। बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। पता नहीं मौत कभी भी आ सकती है। ऐसा मत कहिए। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर मारा जा रहा हूं। पर वो गायब हुआ क्यों? क्या किसी ने उसे गायब किया या? उसे गायब करके किसी को क्या मिलेगा? तो वो गायब हुआ कहां से? वो पुणे में एमबीए कर रहा है, यहाँ आता रहता है। 2 दिन पहले भी आया था, फिर चला गया। आज सुबह जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो मैंने फोन पर उससे बात करने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि वो पुणे गया ही नहीं। वो पुणे पहुंचा ही नहीं। तो फिर वो रास्ते में से कहां गायब हुआ होगा? बताओ ना, वो कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नीरज ने शनिवार को ही उनको फोन करके बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो नहीं आएगा। मगर वो गया यहाँ से सोमवार को। हाँ। उससे झूठ बोला कि वो पुणे जा रहा है। अभी हम वही सोच रहे थे कि उसने झूठ क्यों बोला। इतने में दिव्या आ गई दिल्ली से। दिव्या? ये दिव्या कौन है? जी, मैं नीरज की बचपन की दोस्त हूँ। नीरज और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आज सुबह मुझे नीरज का ये लेटर मिला। मैं घबरा गई और प्लेन से यहाँ आ गई। क्या लिखा है उस लेटर में? आप खुद ही देख लीजिए। शुक्रवार की रात को जब नीरज यहाँ आया था, तो उसने मम्मी जी और डॉक्टर साहब की बात कॉरिडोर में सुन ली थी। देखिए, ऐसे हालात में कुछ नहीं किया जा सकता, केवल ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो कुछ न कुछ जरूर करते हम। मैंने सुना है कि लंदन में कैंसर का ऑपरेशन होता है। हमारे एक जान पहचान वाले थे, उनका हुआ था और वो ठीक भी हो गए थे। मगर 5 लाख रुपए लग गए थे उनको। 5 लाख? हाँ, वहाँ इलाज कुछ महंगा है। हम भी वहाँ इलाज करवा लेते, मगर सारे पैसे तो यही लग गए। क्या करें? थोड़े पैसे होते तो ये बच सकते थे। शायद उसने जो कुछ भी सुना, उससे वो उदास हो गया होगा। उसे लगा कि वो अपने माता पिता पर एक बोझ बन गया है। इस उम्र में जहां उसे कमाकर खिलाना चाहिए था, वो अपने पिता का इलाज भी नहीं करवा सकता था। उसने सोचा होगा कि अगर कहीं से उसे 5 लाख मिल जाते तो वो उनकी जिंदगी बचा सकता था। मगर हम तो दूसरी बात कर रहे थे। उसने पूरी बात सुनी ही नहीं।
मैं गम में कुछ भी बोले जा रही थी। डॉक्टर साहब ने एकदम सही बात की थी। पैसे होते तो ये बच सकते थे, मगर यहाँ भी अच्छे से अच्छा इलाज होता है, मगर सच बात तो यह है कि बहुत देर बाद पता चला कि इन्हें कैंसर है। अब ये इतना फैल चुका है कि ऑपरेशन से कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा गलत समझ बैठा है एसीपी साहब। उसे पता नहीं कि अब ऑपरेशन भी मुझे नहीं बचा सकता। इस लेटर में लिखा है कि चाहे जान भी गंवानी पड़े या लेनी भी पड़े, फिर भी किसी भी हालत में 5 लाख कमा के ही छोड़ूंगा। बहुत डिस्टर्ब लगता है सर। इसलिए आपको बुलाया है यहाँ एसीपी साहब। पता नहीं मेरा बेटा क्या कर बैठेगा। जवान बेटे की जिंदगी का सवाल है, उसे बचा लीजिए एसीपी साहब, बचा लीजिए। वो जो करने वाला है उससे उसे किसी का भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि बल्कि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसे ढूंढिए एसीपी साहब, उसे ढूंढिए। उसे रोक लीजिए एसीपी साहब। उसका फोटो है आपके पास? जी हाँ, ये लीजिए। फ्रेडरिक्स सर, उसके सभी दोस्तों के नाम और टेलीफोन नंबर्स दीजिए। आज बुधवार है, सोमवार से अब तक उसने किसी न किसी को तो कांटेक्ट किया होगा। जी हाँ, मेरा ही नाम मिलिंद है। मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। नीरज आपका दोस्त है ना? जी, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद एक लंबे अरसे तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर चला गया था। फिर कुछ दिन पहले अचानक वो यहाँ आ गया। कौन सा दिन था वो? सोमवार? जी नहीं, संडे, एतवार का दिन था। करीब 12:30 बजे थे। उसी दिन मेरे अंकल गोवा जाने वाले थे। हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे कि वो यहाँ आ गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। फिर कुछ पैसे उधार मांगने लगा। कह रहा था जितने भी हो सकेंगे चलेंगे। हाँ यार, जितने भी दे सकते हो तुम, चलेंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यार, ये कैंसर भी कितनी खतरनाक बीमारी है। तुम लोगों पर क्या गुजर रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। मुसीबत में दोस्त नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वैसे तुम्हारे डैड के ऑपरेशन के लिए तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? मिलिंद, तुम जरा यहाँ आओ। सामान बांधने में जरा मेरी मदद करना। अंकल, अभी तो बांधा था सामान, फिर से खोल दिया क्या? हाँ? ये क्या सुन रहा हूँ? क्या? मुसीबत में दोस्त के काम दोस्त ही आ सकता है। जितना बंद पड़ेगा मैं कर दूंगा यार। ये क्या है? इस घर में कोई भी आएगा, अपनी दोस्ती का नाटक करेगा, अपनी रोती कहानी सुनेगा, तो तुम उसको उठा के पैसे दे दोगे? अंकल, नीरज मेरे बचपन का दोस्त है। उसके डैड की तबीयत खराब है। ठीक है, उसको 1-2 हज़ार रुपये दे देना, उसको छुट्टी कर देना। पता नहीं इसका बाप बीमार है या नहीं, मुझे तो वो चर्सी लगता है। नीरज, यार मैं तुझे 5,000 रुपये दे सकता हूँ, बस। ठीक है, चलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा था सर। उसने शायद अंकल की बातें सुन ली थी। उसका चेहरा उतर गया था। तो तुमने उसे 5,000 रुपये दिए? जी हाँ, 5,000। सर, हाँ आशा, सर अजीब अजीब इन्फॉर्मेशन मिली है सर। क्या? सर, मैंने उसके काफी दोस्तों से बात की है। नीरज ने करीब करीब सबसे पैसे उधार लिए हैं सर। किसी से 1,000, किसी से 2,000। सारे कितने हुए? कितने हुए सब मिला के? सर करीब करीब 19,000 है सर। 19,000 सर। 19,000? इस तरह से 5 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करेगा वो? गिरीश भाई, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बार आपका घर चेक करना चाहूंगा। हाँ जरूर। इस बार जब वो यहाँ आया था, यहाँ सोफे पे सोया था वो। ये है उसका डेस्क। यहाँ वो रखता है अपनी कॉलेज की किताबें और पेपर्स वगैरह। सर, सर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है सर। आर्टिकल लिखा है विजय मिस्त्री ने। ये आंखें ना होना भी एक शाप है। बताओ,
क्या लिखा है उसने? सर ये आर्टिकल सावघाड़ा एरिया के बारे में लिखा है। सौगाड़ा? ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया है, नोटोरियस। पुलिस अक्सर वहां छापा मारती है, कुछ ना कुछ मिलता है। क्या लिखा है सौगाड़ा के बारे में ये विजय मिस्त्री ने? सर वो भेस बदल कर वहां गया और उसने एक पिस्टल खरीदने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वहां बंदूकें पिस्टल इतनी आसानी से मिल जाती है। और सर उसने काफी बार्स के नाम तक लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन आशा, ये विजय मिस्त्री का आर्टिकल यहाँ क्या कर रहा है, नीरज के डेस्क में? और नीरज सौगाड़ा के बारे में क्यों पढ़ रहा था? अच्छा, फौरन अभिजीत को फोन करो, उसे कहो मैं उसे मिलना चाहता हूँ, और एक गाड़ी का भी इंतजाम करो। हम सौगाड़ा में जाएंगे। अंधे को लंगड़े की मदद लेनी पड़ेगी। अभिजीत, देखो तुम्हें कोई लॉटरी वाला दिखता है क्या? जैकेट पहना हुआ, लंगड़ा है, बैसाखी लेके चलता है। सर ये आदमी है कौन? ये अब वैसे तुम्हें बताना तो नहीं चाहिए, तुम तो जानते हो कोई पुलिस वाला अपना खबरी दूसरे को नहीं दिखाता है। मतलब ये खबरी है आप? हाँ, मेरा बहुत पुराना खबरी है, अच्छा लड़का है, मतलब अच्छा आदमी है। भूत का नाम लिया, भूत आ जाए। उसके पास रुकना। अरे सुनो सुनो, ए, लॉटरी वाले सुनो। अरे किस्मत आजमा लो साहब, एक टिकट ले लो साहब। अरे किस्मत खुल जाएगी साहब, कम से कम लखपति तो बन ही जाओगे साहब। लॉटरी। कौन सा टिकट दूं? लॉटरी। अरे ये सीपी साहब आप? हाँ, क्या खबर है? देखो लॉटरी। अभिजीत, उसे फोटो दिखाओ। ये 22-23 साल का जवान लड़का इस एरिया में आया था। तो जल्दी से मालूम करके मुझे बता कहाँ गया है। हाँ, इस एरिया के सभी बार में पूछताछ कर, और आज रात को 11 बजे अपने पुराने अड्डे पे मिलना। सावगाड़ा में जितनी बार है साहब, सब ढूंढ मारी। एक एक वेटर से बात की थी साहब, पता चल गया साहब। लड़का आया था यहाँ, इतवार को भी आया था, सोमवार को भी आया था। यही लड़का है साहब। ऐसे एरिया में ऐसा बच्चा आएगा तो किधर छुपता है साहब? चाहिए क्या था उसको? वो एक गन खरीदने को आया था साहब। अच्छा, उसके पास 10,000 रुपए था। बेवकूफ, सबसे खुलेआम पूछता था पिस्तौल है क्या, पिस्तौल? फिर पहले तो सब लोग उसकी बात पर हंसते थे साहब, पर उसके पास पैसा था ना, और सावगाड़ा में पैसा बोलता है साहब, पैसा। एक मिनट साहब, अपन का एक दोस्त है वेंकट, अपन उसको बुलाता है। ए वेंकट, इधर आ जा। ये वेंकट कौन है? ये साहब गुड़िया बार का मैनेजर है, ये आपको बताएगा। मंगलवार को इसके बार में वो लड़का आया था साहब। बता बता। जी साहब, वो नर्वस दिखाई दे रहा था साहब, ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। गुड़िया बार, हाँ मेरा है, मेरा। हाँ थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मिल गया। कितना? अच्छा, हाँ हाँ है मेरे पास। हाँ कमरे में है। हाँ मैं ला सकता हूँ वहां से। हाँ ठीक है। कभी 4 बजे? 4 बजे कहाँ पे? शालीमार? हाँ नहीं ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, उसके एकदम बाहर। हाँ ठीक 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैं निकलता हूँ अभी। हाँ थैंक यू, थैंक यू। बेटा छुट्टे रख लो। अच्छा तुम्हें पता है ये शालीमार बिल्डिंग कहाँ पे है? ये वो 3 सर्कल पार्क के आसपास है कहीं। तुम्हें पता है किस तरफ है ये शालीमार बिल्डिंग? यानी ये कल हुआ, मंगलवार को? जी साहब। अच्छा, ये कहाँ है शालीमार बिल्डिंग?
सर शालीमार बिल्डिंग। अच्छा, उधर एक वॉचमैन है सर। सुनो, यहाँ के वॉचमैन हो? क्यों, दिखाई नहीं देता? नहीं, दिखाई दे रहा है, ऐसे ही पूछा। जरा ये फोटोग्राफ देखो, इसे देखा है? कौन है ये? ये लड़का यहाँ पर था कल, शालीमार बिल्डिंग के नीचे 4 बजे। इसे देखा है? नहीं साहब, मैंने इसे नहीं देखा। जरा ठीक से देखो, कल ड्यूटी पे थे कि नहीं? इससे आपको क्या मतलब? अच्छा, चलो जरा सीआईडी ऑफिस चलो, वहां बताना। चलो चलो। अरे चलो। एक मिनट साहब, 1 मिनट। याद आया? हाँ हाँ याद आया। 4 बजे ना साहब? 4 बजे। साहब देखो, मैंने इस लड़के को तो नहीं देखा, लेकिन शाम 4 बजे जो है कि यहाँ से एक बारात जा रही थी। बारात? कौन सी बारात? साहब वो यहाँ पास ही में एक शादी का हॉल है, यही अगली गली में। साहब वहीं से आई होगी। अच्छा, अभिजीत सर, उस हॉल पर चलते हैं, वहीं से पता चल जाएगा किसकी शादी थी और एड्रेस भी मिल जाएगा। मेरे बेटे की शादी मंगलवार को थी, पर अब वो उटी में है। अच्छा यादव साहब, एक बात बताइए, क्या आपके बेटे की बारात शालीमार बिल्डिंग के सामने से गुजरी थी करीब 4 बजे? शालीमार बिल्डिंग? हाँ जी हाँ, शालीमार बिल्डिंग तो रास्ते में पड़ती है, और करीब 4 बजे ही वहां से बारात गुजरी थी। पर कमाल है, आपको कैसे मालूम पड़ा? क्या आपका कोई पुलिस वाला भी हमारी बारात में शामिल था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, शादी में फोटो वीडियो खींचे होंगे, वीडियो शूटिंग की होगी, आजकल तो फैशन है वीडियो का। हाँ हाँ, वीडियो फिल्म निकाली थी हमने, हाँ। और वो नम्रता स्टूडियो वाले को बुलाया था। अच्छा, वो टेप होगी आपके पास? हाँ हाँ, वो है, ये देखिए। अभिजीत सर, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, और जब बारात शालीमार बिल्डिंग के सामने से गुजरेगी तब स्लो करके देखना। नीरज है? नीरज है? हाँ सर, किसी से बात कर रहा है। हाँ सर, लेकिन ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा। इस पिक्चर का ब्लो अप कर सकते हैं, क्लियर दिखाई देगा सर। ठीक है। यादव साहब, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम ये कैसेट ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इसे वापस कर देना, और खराब भी मत कर देना। नहीं नहीं, हम जरूर वापस लौटा देंगे। भाई इन्हें चाय शाय पिलाओ। जी हाँ, आप लोग कम से कम चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। मगर आपके बेटे की बारात का मुहूर्त हमारे लिए बहुत सही निकला। आशा सर, इस पिक्चर का ब्लो अप निकालो, अपने रिकॉर्ड्स चेक करो और उस लॉटरी को ढूंढो। लॉटरी। हाँ? कौन है रे तू? तेरे को पहले कभी नहीं देखा। पहचान जाएगा, तेरा इंतजार हो रहा है वहां पे। चल चल निकल। लॉटरी, आजा आजा। कमाल है आज। हाँ अभी सर, लॉटरी। अरे एसीपी साहब आप? सलाम साहब। सलाम लॉटरी। लॉटरी, जरा ये देख, इस फोटो को पहचानता है? पहचानते हो इसे? इसका हमारी पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही चालाक आदमी है साहब, ये कभी नहीं फंसता। ये मछली कभी जाल में नहीं आती। ये बाबू चाइना है साहब, अपुन के एरिया का बहुत पहुंचा हुआ आदमी है साहब। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दिला सकता है, जो बोलो। देख लॉटरी। क्या हुआ लॉटरी? चलो तुम यहाँ से चलो। जा रहा हूँ। चलो। अरे लेकिन बात। चलो। निकला। देख लॉटरी, तेरा कुछ भी काम होगा तू मेरे पास आ जाना। ठीक है साहब। लेकिन आज तू मेरा एक काम कर। बोलो साहब बोलो। मुझे इस बाबू चाइना का पता दे दे। मुझे किसी भी हालत में बाबू चाइना चाहिए। एक जवान लड़के की जिंदगी का सवाल है।
सिर्फ इतना बता दे ये बाबू चाइना मुझे कहाँ मिलेगा, समझे? आपके लिए तो अपन कुछ भी कर सकता है साहब। समझो कि आपको इसका पता मिल गया। ऊपर आइए सर। हाँ, राइट सर, राइट। इधर सर। अंदर अंदर। ये रहा बाबू चाइना सर। सर बराबर पता मैंने इसका, जरा से भी गलती होती तो निकल जाता सर। इसे पहचानता तू इसे? देख कौन है ये क्या क्या मुझे दिखा रहे हो? अच्छा अब ये देख ले, आखिरी बार। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं कब गोली चल जाए। अभिजीत संभल के, अभिजीत संभल के। इसे देख, तू इस लड़के से मिला था 4 बजे शालीमार बेड़ी के बाद। मिला देखो मुझे पिस्तौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं कब घोड़ा चल जाएगा। अभिजीत, अभिजीत पीछे हटो तुम। नहीं सर। अभिजीत पीछे हटो। नहीं सर, इसे रोको, नहीं तो ये मुझे बाहर डालेगा। बोल बोल क्या बेचा था? बोल बोल। पिस्टल? हाँ, एक पिस्टल पूरे 16,000 में। अब ये ना बता गई, मेरा बेटा किसी को लूटेगा, किसी को गोली मारेगा। ऐसे साहब उसे रोकिए, रोकिए उसे। सर, हाँ फ्रेडिक्स, टीवी पर नीरज की फोटो दिखाने का हमें फायदा हो गया है। अच्छा? एक आदमी सामने आया है। उसने बताया कि आज उसने नीरज को पनाला के स्वागत होटल में देखा है। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये आदमी यहीं तो ठहरा था सोमवार से 121 नंबर कमरे में। अभी अभी 1 घंटे पहले ही गया साहब। 1 घंटे पहले गया? डैम इट। क्या साहब, आपके आदमी घुसे तो हुए उसके कमरे में? सर। हाँ अभिजीत। सर 121 नंबर कमरे में कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने, पता ही नहीं चलता कहाँ गया होगा। अच्छा, ए भाई जरा सुनो। जी साहब। क्या तुम्हारे होटल के कमरे में टेलीफोन होता है? हाँ। अगर कोई बाहर फोन करना चाहे तो क्या वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है क्या? नहीं साहब, पहले उसको यहाँ करना होगा काउंटर पे, उसके बाद हम लोग लगा के देंगे साहब। अच्छा, कोई डायरी वायरी तो रखते होंगे, कौन कौन से नंबर पे फोन किया है वो? और क्या साहब, डायरी नहीं रखेगा तो क्या करेगा साहब? जो लोग अपन से नंबर मांगेगा उसको पैसा देना पड़ेगा ना साहब, हम लोग उसको बिल में लगा देता। 121 नंबर वाले ने कोई फोन किया है क्या? जरा देखो अपने डायरी में। देखता हूँ साहब। दीजिएगा दीजिए। डबल 3 डबल 2 1 2 डबल 3 डबल 2 1 2 121 काम बन गया सर। गुड। सर 2 नंबर है जहां उसने बार बार फोन किए हैं। अच्छा, एक है 3 डबल 2 1 2 और दूसरा ट्रंक कॉल है सर 0832 4432 33। 0832? ये तो गोवा का एसटीडी कोड है सर। अभिजीत सर, पहले ये नंबर लगाओ 332212। सर। हाँ। हेलो हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। ये किसका नंबर है? अरे एसीपी साहब, मैं मिलिंद बोल रहा हूँ। मिलिंद, नीरज का दोस्त। याद है आप मेरे घर आए थे? कौन, मिलिंद? अरे बेटा, व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या नीरज ने तुम्हें फोन किया था? उससे कुछ बात हुई तुम्हारी? नहीं तो नीरज का तो कोई फोन नहीं आया सर। क्या नहीं? सर एक्सक्यूज मी, जरा फोन दीजिएगा। हाँ हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत स्पीकिंग। देखो उसने तुम्हें 4 बार फोन किए हैं, मंगलवार को शाम को 4 बजे और बुधवार को सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे और आज सुबह 10 बजे किया है। अच्छा, वैसे 3-4 फोन्स आए तो थे सर, पर वो किसी मिस्टर देबाशीष के थे। देवाशीष? ये कैसे हो सकता है? उसने फोन किए हैं तुम्हें? सर कह रहा है किसी देवाशीष ने फोन किया है। हेलो, ये देवाशीष कौन है? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो कह रहे थे कि वो मेरे अंकल के दोस्त है। उन्हें यह भी मालूम था कि अंकल इस समय गोवा में हैं। वो पूछ रहे थे कि अंकल गोवा से आज वापस आने वाले हैं या नहीं। तुम्हारे अंकल गोवा में? जी हाँ, मेरे अंकल इस समय गोवा में हैं। आज वो वापस भी आ रहे हैं। देखो मिलिंद, तुम घर पे रुको, हम वहां आते हैं। हाँ अभिजीत सर, गोवा का नंबर लगाओ जल्दी। हेलो, गोवा? जस्ट अ मिनट सर। हाँ हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। ये बताइए, आपके यहाँ कोई मिस्टर गगन ठहरे हुए हैं क्या?
जी हाँ, ठहरे हुए तो थे, मगर वो आज सुबह 5 बजे ही मुंबई के लिए रवाना हो गए। अच्छा अच्छा, आपके नंबर पर किसी देबाशीष ने फोन किया था ये पता लगाने के लिए कि मिस्टर गगन वहां से टाइम पर निकले हैं क्या नहीं? हाँ जी हाँ, वो उनके लिए पूछ रहे थे और मैंने उन्हें बता दिया था कि वो 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। ओह, हाँ थैंक यू। अभिजीत सर, ये कोई देबाशीष बेबाशीष नहीं, ये नीरज है, नीरज। और वो मिलिंद के अंकल के पीछे लगा है। क्यों? हाँ क्यों? मिलिंद सिर्फ तुम्हारे अंकल ही क्यों? बोलो। सर मैं क्या बोलूं? देखो मिलिंद, साफ साफ बताओ, तुम्हारे अंकल की जान खतरे में है। सच सच बताओ, तुम्हारे अंकल कुछ पैसा लेकर यहां आ रहे हैं ना? बोलो। हाँ सर, अंकल का एक फ्लैट था गोवा में जो उन्होंने बेच दिया है। आज वो वापस आ रहे हैं पैसे लेकर। सर मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि ब्लैक मनी का मामला है। अंकल ब्लैक मनी लेकर आ रहे हैं। कितना पैसा है? 8 लाख रुपए। 8 लाख? क्या नीरज इस बारे में जानता है? देखो ध्यान से सोचकर बताओ, उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन मैं और नीरज यहां बैठे थे। नहीं यार, किसी भी हालत में पापा का ऑपरेशन करवाना। लाओगे कैसे? हाय मॉम। हाय अंकल। हेलो। 8 लाख रुपया, वो भी कैश, वो भी अकेले। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं, और फिर किसी को क्या पता चलेगा कि मेरे पास इतना सारा कैश है। शायद उसने सुन लिया था कि अंकल मम्मी को क्या बता रहे थे। पर ये सब हो क्या रहा है? आखिर टेंशन है किस बात की? देखो ये सब बताने के लिए वक्त नहीं है मिलिंद, तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे अंकल मुंबई कब पहुंच रहे हैं? आज शाम को 7:30 बजे तक। उनकी गाड़ी का नंबर क्या है? NEM 2334। पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। वो बेवकूफ लड़का नीरज, उसके दिमाग में आया जल्दी से 5 लाख रुपए बनाए। अरे 5 लाख रुपए बनाना कोई आसान काम है? लटके हुए पेड़ पे 5 लाख? सर उसी समय उसने शायद वो खबर पढ़ ली अखबार में, विजय मिस्त्री की लिखी हुई। सावघाड़ा में पिस्टल आसानी से खरीदी जा सकती है। हाँ। फिर उसने अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बेचारा मिलिंद तो उसकी मदद करने गया था, हो गया उल्टा ही। हाँ, नीरज को मिलिंद के घर में पता चल गया कि मिलिंद के अंकल 8 लाख रुपए लेकर आ रहे गोवा से। बस गधा निकल पड़ा अंकल को लूटने के लिए। सर ये जगह मुंबई से 1.5 घंटे दूरी पर है। इस वक्त 5:30 बजने वाले हैं। अगर मिलिंद के अंकल 7 बजे मुंबई पहुंचने वाले थे तो वो इस वक्त यहाँ होने चाहिए। नीले रंग की गाड़ी है, आंखें खुली रखो, ध्यान से देखो। सर वो हाईवे पर ऐसा करेगा क्या? आशा, हाईवे पर बीच बीच में बहुत खाली जगह होती है। अब हम घाट पर है ना? यस सर। हो सकता है वो यहीं कहीं हो, क्योंकि घाट चढ़ते वक्त गाड़ी स्लो हो जाती है। सर हाँ, सामने गाड़ी दिख रही है नीले रंग की। अच्छा। MEM 2334। अंकल दिखते हैं क्या? पास में चल के देखो। आशा नहीं सर, अंदर कोई भी नहीं है। गोली चली यार। सर आसपास जंगल है सर। सर आप इधर रुकिए। नहीं मैं आऊंगा। जावेदार, जावेदार, खुल नहीं रहा है जावेदार।
देखो देखो तुम्हें 8 लाख रुपए मिल गए। मुझे जान दो, मुझे गोली मत मारो। नहीं, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, तुम पुलिस को बता दोगे, मेरे पिताजी को ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम्हें? तो पैसे मिल गए। प्लीज मुझे जाने दो। मारूंगा। नीरज, पिस्टल फेंक दो नीरज। कौन? कौन? अंकल को गोली मार दी क्या? नहीं सर, पिस्टल तान रखी है। नीरज, देखो नीरज, पिस्तौल फेंक दो। हाँ बेटा फेंक दो। तुम खूनी नहीं हो नीरज। देखो नीरज, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है नीरज। पिस्तौल फेंक दो अपनी। नहीं, नहीं फेंकूंगा मैं। नहीं। देखो नीरज, नीरज अगर तुमने गोली चलाई तो हमें भी गोली चलानी पड़ेगी। नीरज, अपनी माँ के बारे में सोचो। सोचो उनका क्या होगा। उन्हें 2-2 मौत देखनी पड़ेगी, तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की। नहीं, मेरे पापा नहीं मर सकते। नहीं नीरज, जो 8 लाख रुपए तुम लूट रहे हो वो तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकते नीरज। क्यों? ऑपरेशन हो जाएगा ना उनका। नहीं नीरज, ऑपरेशन भी तुम्हारे पिताजी को नहीं बचा सकता। देखो नीरज बेटा, कैंसर बहुत फैल चुका है। तो फिर मैं अपने आप को ही मार लेता हूँ। सर, उसने पिस्टल अपने सर पे लगा रखी है। पिस्टल पे फायर करूं सर? करूं? नहीं, एक मिनट। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लाने के लिए। बेटा, वो मरते वक्त भी तुम्हारे ही बारे में सोच रहे हैं। चल बेटा, मेरे साथ चल, अपने पिताजी के पास चल। चल बेटा, अपनी पिस्तौल फेंक दे बेटा। चल अपने पिताजी के पास चल। चलो। पापा, पापा, कहाँ चला गया था तू? अरे हमें छोड़कर नहीं पापा, नहीं चला गया। नहीं, मैं कैसे बताऊं मैं क्यों गया पापा? तू क्यों हमें छोड़कर चला गया था? मैं कैसे बताऊं पापा, मैं क्यों गया? भगवान का लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब मैं आराम से मर सकता। नहीं पापा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। हिम्मत रख। हाँ नीरज बेटा, हिम्मत रखो। कैसे रखो हिम्मत? कैसे रखो हिम्मत? नीरज, बाप कभी नहीं मरता। एक बाप अपने बेटों में नजर आता है हमेशा। नीरज बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजर तुम पर हमेशा लगी रहेगी, हमेशा। एसीपी साहब। हाँ गिरीश भाई। एसीपी साहब यहाँ आइए। एसीपी साहब। हाँ गिरीश भाई। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं गिरीश भाई, नहीं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। नहीं गिरीश भाई। फिर भी धन्यवाद समझकर ये ले लीजिए। गिरीश भाई, गिरीश भाई। नीरज बेटे, याद रखना, मेरी नजर
हमेशा तुम पर लगी रहेगी। पापा नहीं, पापा नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सब मैं कुछ समझी नहीं। गिरीश भाई क्या कहना चाहते थे? धन्यवाद समझकर ले लीजिए, क्या मतलब हुआ इसका? फ्रैंकली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया। मरते वक्त इतना दर्द हो रहा होगा, शब्द ठीक तरह से निकलते नहीं है जुबान से। मैं बताती हूँ आपको आप? वे क्या कहना चाहते थे। मेरे पति की आखिरी इच्छा थी कि उनकी आंखें आपको दे दी जाए। क्या आंखें मुझे? हाँ एसीपी साहब, ऐसा हो सकता है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। हाँ सर, मेरे पिताजी यही चाहते थे। अब मेरी समझ में आ रहा है। वो क्यों कह रहे थे कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उनकी निगाहें हमेशा मुझ पर लगी रहेगी। जी एसीपी साहब, सब ठीक ठाक है ना? कौन, डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, अब आप ही बताइए ठीक ठाक है भी या नहीं। हम क्या बताएंगे, पट्टी खोलकर देखते हैं कि दिखता है क्या नहीं। चलो इस इम्तिहान में भी बैठकर देखते हैं। खोलिए पट्टी। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मैं देख सकता हूँ। What a surprise I can see। आज इतने दिनों बाद फिर से अचानक आप सबको मैं देख सकता हूँ। तुम नीरज हो ना? जी हाँ सर। देख लीजिए किस बेवकूफ की जिंदगी बचाई है आपने। नहीं बेटा, मत रो बेटा। देखो, हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अरे असली सोना तो वो है जो आग में से निकलकर चमकने लगे। चमक कर दिखाओ बेटा। प्रतिमन। हाँ सर। ये लो तुम्हारा बैज और पिस्टल। प्रद्युमन, मैं मजबूर था। अब तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं। अब तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं है। हाँ सर, सारी दुनिया एक तरफ और ये पुलिस का बैज एक तरफ। लगता है मैं जिंदगी में सिर्फ एक पुलिसमैन ही हो सकता हूं, दूसरा कुछ नहीं सर। मुझे मालूम है। ये ले लो। थैंक यू सर। मगर सर, क्या हुआ? इससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी सर। क्या बदनसीबी है, जिस आदमी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, उस आदमी को मैं तो देख सकता हूं लेकिन वो मुझे कभी देख नहीं सकेंगे। मुझे आपके आखिरी शब्द याद है गिरीश भाई।
नीरज की जिंदगी में मैं आपकी जगह तो ले नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखों से आपकी निगाहें उस पर हमेशा लगी रहेंगी, हमेशा के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.